नमस्कार, हम हाजिर हैं डॉक्टर 7 के साथ। मैं हूं अंशु सिसोदिया। डॉक्टर 7 में हम अगले आधे घंटे तक आपको बताएंगे स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। हम आपको बीमारी के लक्षण बताएंगे, साथ ही बताएंगे कैसे बचें इस बीमारी से। हम इस बीमारी से जुड़े आपके सवालों का जवाब भी देंगे। आप फोन के जरिए हमारे विशेषज्ञ से अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-539-5593 और 0120-539-5594। जमाना हाईटेक हो गया है। हर ऑफिस में फाइलों की जगह कंप्यूटर ने ले ली है। ऑफिस के कर्मचारियों को अब घंटों तक कंप्यूटर पर वक्त बिताना पड़ता है। कई घंटों तक लगातार कंप्यूटर पर बैठने वाले लोगों में अक्सर गर्दन में दर्द की शिकायत होती है। कई बार उन्हें गर्दन में अकड़न भी महसूस होती है। उन्हें एहसास भी नहीं होता कि वो किसी रोग के शिकार हो गए हैं। ये सभी लक्षण हैं स्पॉन्डिलाइटिस के, एक ऐसा रोग जो कि एक ही स्थिति में घंटों बैठे रहने से हो जाता है। सुधीर वेब डिजाइनर हैं। आजकल इन्हें डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। पिछले 1 साल से इन्हें गले और कंधों में दर्द हो रहा था। शुरू में इन्होंने नजरअंदाज किया, लेकिन जब दर्द बढ़ गया तो ये डॉक्टर के पास आए। पता चला कि इन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। सुधीर की परेशानी यह है कि बाकी रोगों की तरह वो इस रोग से जल्दी निजात नहीं पा सकते हैं। इसकी वजह है कि इस रोग के इलाज के लिए कोई दवा नहीं होती। स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी नहीं होती है। बेसिकली क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। जो कुछ लोगों का पोस्चरल हैबिट होती है या प्रोफेशनल वो होती है कि एक ही पोजीशन में गर्दन झुका के बहुत देर तक लंबे टाइम तक काम करते हैं, तो उनके नेक लिगामेंट्स जो है वो स्टिफ हो जाते हैं। इस रोग के बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह होती है कि शुरुआत में लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। अक्सर इस रोग की शुरुआत गले में दर्द से होती है, फिर यह दर्द कंधे तक पहुंचता है और धीरे धीरे यह पीठ के निचले हिस्से तक पहुंचता है। अक्सर इस रोग की शुरुआत गले में दर्द से होती है, फिर यह दर्द कंधे तक पहुंचता है और धीरे धीरे यह पीठ के निचले हिस्से तक पहुंच जाता है। जब एक ही पोजीशन में गर्दन बहुत लंबे टाइम तक रहती है, जैसे रात को आदमी सोया, अब वो गर्दन स्टैंड स्टिल है, वो आदमी कभी गर्दन एक आध बार पूरी रात में 2-3 बार करवट पलटता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो उसके बाद अर्ली मॉर्निंग पेन, दैट इज़ द स्टिफनेस पेन। तो स्टिफनेस पेन इज द फर्स्ट सिम्टम। उसके बाद उसको दर्द बढ़ता जाता है, फिर शोल्डर्स में स्प्रेड होगा, फिर उसको हाथ में महसूस देने लगता है। बहुत ज़्यादा होने पर उसको चक्कर भी आते हैं, नेक मूवमेंट से चक्कर आने लगते हैं। इन लक्षणों पर ध्यान नहीं देने पर पीठ के निचले हिस्से में दर्द बढ़ता जाता है। रात में या कुछ देर तक स्थिर रहने से दर्द और बढ़ जाता है। कुछ दिनों बाद कमर के नीचे भी दर्द होने लगता है। फिर जोड़ों में भी दर्द और सूजन हो जाता है। कई बार यह दर्द एड़ी तक भी पहुंच जाता है। स्पॉन्डिलाइटिस को डॉक्टर रोग की बजाय लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्या मानते हैं। इस रोग की वजह होती है लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठना, गलत तरीके से बैठना, कंप्यूटर के सामने लगातार काफी वक्त तक बैठना, लंबे समय तक शरीर को आराम नहीं देना और लंबे समय तक गाड़ी ड्राइव करना। इस रोग से बचने के लिए ऐसी दिनचर्या वाले लोगों के लिए जरूरी होता है कि काम के बीच में थोड़ा आराम जरूर करें। रात में कड़े बिस्तर पर पीठ के बल सोएं, कुर्सी पर सीधे बैठें, अपने वजन को नियंत्रित रखें और चलते समय कंधों को न झुकाएं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि स्पॉन्डिलाइटिस के किसी भी लक्षण को नजरअंदाज नहीं करें और तुरंत डॉक्टर से मिलें। चैनल 7 जिंदगी लाइव। और स्पॉन्डिलाइटिस पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एल तोमर। ये सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। डॉक्टर तोमर से आप स्पॉन्डिलाइटिस से जुड़े किसी भी तरह के सवाल पूछ सकते हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं 0120-539-5593 और 94। और फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, ज्योति मध्य प्रदेश से। जी ज्योति, बताइए। ज्योति, आपको हमारी आवाज मिल रही है? शायद तकनीकी खराबी है। डॉक्टर साहब, मैं इस चर्चा को शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि क्या सिर्फ गर्दन के दर्द को ही स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं? सिर्फ गर्दन के दर्द को ही स्पॉन्डिलाइटिस नहीं कहते। स्पॉन्डिलाइटिस गर्दन से नीचे वाले हिस्से में डोर्सल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है या उससे भी नीचे वाले हिस्से में लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। पूरे स्पाइन में कहीं भी दर्द या सूजन को स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। जी, और ये स्पॉन्डिलाइटिस क्या सिर्फ लंबे समय तक कंप्यूटर पर बैठने से या फिर टीवी देखते रहने से, क्या सिर्फ यही वजह होती है स्पॉन्डिलाइटिस की?
लंबे समय तक कंप्यूटर पे काम करने से, लंबे समय तक टीवी देखने से या लंबे समय तक ड्राइव करने से भी होती है। आजकल ये देखने में आ रहा है कि लोग 120 किलोमीटर्स या 150 किलोमीटर्स पर डे ड्राइव करते हैं, आइदर या तो बाइक पर या कार में। तो ये भी, इससे भी स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, गर्दन का भी और लोअर बैक का स्पॉन्डिलाइटिस। जी, और कहते हैं कि आपको सही पोस्चर भी बनाए रखना होता है, तो किस तरह का, किस तरीके, क्या होता है सही तरीका बैठने का? कंप्यूटर की तरफ काफी देर तक नहीं देखना है या किस तरीके से? कंप्यूटर पे काम करने के लिए सीधे बैठना होता है और कंप्यूटर का स्क्रीन लेवल बेसिकली आई लेवल के बराबर होना चाहिए। और कंप्यूटर पे काम करने के बाद फ्रीक्वेंट ब्रेक्स आफ्टर हाफ एन आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं उनके लिए अब मसल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, हम स्पॉन्डिलाइटिस के साथ अक्सर स्पॉन्डिलोसिस नाम का शब्द जरूर सुनते हैं, क्या फर्क है दोनों में? क्या एक ही चीज है? थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताएं। स्पॉन्डिलाइटिस बेसिकली बहुत ही अर्ली स्टेज स्पॉन्डिलाइटिस की होती है, जिसमें सिर्फ स्वेलिंग और पेन ही होता है स्पाइन में। जब बोन्स में परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं या डिस्क में परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं, डीजनरेटिव चेंजेस बोलते हैं, वो उस स्टेज को हम स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। ये चेंजेस बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो सकते, बट इनको कंट्रोल में रखा जा सकता है प्रॉपर एक्सरसाइज से, प्रॉपर पोस्चर एजुकेशन से। जी डॉक्टर साहब, हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे स्पॉन्डिलाइटिस पर। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चलती रहेगी जिंदगी लाइव। आप देख रहे हैं डॉक्टर 7 और डॉक्टर 7 में आज हम बात कर रहे हैं स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। इसी बीमारी पर जानकारी दे रहे हैं हमारे डॉक्टर तोमर। और फिलहाल हमारे साथ देवेंद्र कुमार पंजाब से मौजूद हैं फोन लाइन पर। जी देवेंद्र, बताइए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग डॉक्टर, मैं एक शॉपकीपर हूँ और दुकान पर लगातार बैठे रहने से ना मेरी गर्दन में अकड़न और पेन काफी रहती है, जिसकी प्रॉब्लम से मुझे लगता है शायद मेरे पेट में भी सूजन रहती है और एडी में भी काफी पेन होती है। ठीक है, इसका डॉक्टर आप कारण और इसका कोई इलाज बताएंगे? इसके लिए अगर पेन आपकी गर्दन में बहुत लंबे टाइम से चल रहा है तो इसका प्रॉपर कारण जानना जरूरी है, और इसके कारण जानने के लिए आपके एक्सरेज और कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराए जाएंगे और फिर उसके बाद एक क्वालिफाइड ऑर्थोपेडिक सर्जन से आप सलाह ले सकते हैं। जो अगर कोई इसमें आपके गर्दन में कोई बीमारी नहीं है और ब्लड टेस्ट भी आपके ठीक हैं तो वो आपको इसका इलाज एक्सरसाइजेज या फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट या कुछ मेडिसिन्स बता सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हम आपसे स्पॉन्डिलाइटिस पर चर्चा जारी रखेंगे। स्पॉन्डिलाइटिस के इलाज के लिए कोई दवा नहीं होती, इसका एकमात्र इलाज है फिजियोथेरेपी। विशेषज्ञों की देखरेख में आप फिजियोथेरेपी के जरिए इस रोग से निजात पा सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इज़ अ कंडीशन जिसमें नेक में कभी कभी दर्द होता है और मूवमेंट्स में परेशानी होती है। इनिशियली पेशेंट को समझाया जाता है कि नेक को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइजेज सिखाई जाती हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है, आप हाथ को अपने गर्दन के नीचे रखिए। ट्राई एंड ब्रिंग योर चिन टुवर्ड्स योर चेस्ट बट रेजिस्ट विद योर हैंड्स। वेरी गुड। यहाँ पे आप फील कर सकते हैं कि सामने के नेक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। रिलैक्स करिए। पहला एक्सरसाइज ये है। दूसरा एक्सरसाइज है, हाथ को साइड पे रखिए और गर्दन को अपने शोल्डर की तरफ ले जाने की कोशिश करिए, पर हाथ से ले जाने मत दीजिए। ढीला छोड़िए। दूसरी साइड पे सेम एक्सरसाइज को रिपीट करना है। ज़रूरी है कि नेक आपका सीधा रहे। ऑल राइट। फोर्थ एक्सरसाइज है, हाथों को पीछे बांधिए और गर्दन को पीछे ले जाने की कोशिश करिए, पर हाथ से ले जाने मत दीजिए। ये तो 4 सिंपल एक्सरसाइजेस शुरू में करनी चाहिए। हर एक्सरसाइज को 10 बारी रिपीट करिए सुबह और शाम। उसके बाद जब मूवमेंट आ जाए, दर्द कम हो जाए,
तब आपको गर्दन की मूवमेंट की एक्सरसाइजेस शुरू करनी है। वो ऐसी होंगी, पहले चिन को सामने की तरफ लेके जाइए, फिर बीच में लाइए, फिर पीछे ले जाने की कोशिश करिए, फिर बीच में लाइए, सामने लाइए, बीच में, पीछे ले जाने की कोशिश करिए, फिर बीच में। और स्पॉन्डिलाइटिस से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तोमर। डॉक्टर तोमर हमारे साथ फिलहाल लाइन पे मौजूद हैं राकेश दिल्ली से। जी राकेश। नमस्कार जी। दरअसल ऐसा है कि मैं 3 साल से मेरे लेफ्ट साइड में बाजू में पेन आ रहा है और चेस्ट में भी पेन आ रहा है। ठीक है, हाँ जी। ट्रीटमेंट सारे करवा लिए, सीटी एंजियो तो करवा लिया, लेकिन वो पेन जा नहीं रहा। अगर आपकी बाजू में पेन आ रहा है तो इसकी वजह ये है कि आपके सर्वाइकल स्पाइन का जो डिस्क है वो डिजनरेट हो गया है। मोस्ट लाइकली C5, 6 और C6, 7 डिस्क डिजनरेट होकर वो अपनी जगह से स्लिप होकर नस पर दबाव लगाता है। या तो वो बाजू की 6, 6ठी या 7वीं नस पर दबाव लगाता है, जो कि डायग्नोज किया जा सकता है MRI स्कैन से। उसके बाद MRI स्कैन से देखने के बाद कि नस में कितना दबाव है, इसके लिए या तो फिजियोथेरेपी ट्राई की जा सकती है, और अगर ये फिजियोथेरेपी और मेडिसिन से ठीक नहीं होता है तो इसके लिए फिर सर्जरी करनी पड़ती है। इसके लिए मिनी होल माइक्रोस्कोपिक डिस्केक्टमी, माइक्रोस्कोप से एक छोटा इंसिजन से सर्जरी करते हैं, जिससे इसमें पूर्णतया लाभ हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, और दिल्ली से ही हमारे साथ एक और कॉलर लाइन पे मौजूद हैं, अनीश। हाँ जी अनीश, बताइए। हेलो 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 डॉक्टर साहब, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हेलो सर, मेरे जो है ना कमर में दर्द रहता है। क्या काम करते हैं आप? सर मेरा बिजनेस है फिश का। अनीश जी, अगर आप की कमर में बहुत ज़्यादा दिन से दर्द रहता है तो इसका कमर के कौन से हिस्से में दर्द रहता है, किस टाइम दर्द होता है, और दर्द की इंटेंसिटी मतलब कितना ज़्यादा दर्द होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपको अपने आसपास कोई भी जो हड्डी रोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी होगी, जो इसका आपको एग्जामिन करके और आपके एक्सरेज वगैरह करके आपको इसकी सही जानकारी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको लंबे टाइम से आपका कमर में दर्द चल रहा है तो आप इसमें कोई लापरवाही ना बरतें। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी अभी आपने जिक्र किया था स्लिप डिस्क का, तो स्लिप डिस्क का स्पॉन्डिलाइटिस से क्या रिश्ता है? क्या ये दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से? क्या होता है आखिर स्लिप डिस्क? स्लिप डिस्क और स्पॉन्डिलाइटिस एकदम आपस में जुड़े हुए हैं, बिकॉज डिस्क स्पाइन का ही हिस्सा है। जब स्पॉन्डिलाइटिस होती है, स्पाइन में स्वेलिंग होती है, पेन होता है, सो डिस्क में भी डीजेनरेटिव चेंजेस आते हैं। डीजेनरेटिव चेंजेस मतलब ऐसी नसें जो अब नष्ट हो गई हैं और उन्हें दोबारा नहीं जगाया जा सकता, उनसे दोबारा इस्तेमाल नहीं लिया जा सकता है। या एज के साथ साथ कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जिसमें कि लिगामेंट्स और डिस्क कमज़ोर पड़ जाते हैं। डिस्क अपनी जगह से खिसक के नस पे दबाव डालने लगता है। अगर वो नस पे दबाव डालने लगता है तो पैरों में या हाथों में दर्द जाता है, कई बार हाथ या पैरों में कमजोरी भी आ सकती है। सो डिस्क और स्पॉन्डिलाइटिस तो एक दूसरे से जुड़े हुए जी। हैं। और अब इस रोग का योग भी मदद कर सकता है। आइए जानते हैं योग के कौन कौन से आसन इस बीमारी के इलाज में मददगार होते हैं। आज हम देखेंगे योग द्वारा स्पॉन्डिलोसिस को कैसे कंट्रोल और क्योर किया जाता है। सबसे पहले देखेंगे हम नाड़ी तान। नाड़ी तान के लिए कमर के बल लेट जाएं, श्वास भरते हुए पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, हाथों को आकाश की ओर से सर के ऊपर ले जाएंगे और पैरों को भी स्ट्रेच करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे लौटेंगे। रिलैक्स। अगर आप अब कराया जाने वाला आसन 2 या 3 बार करें तो आपके बॉडी को काफ़ी मस्कुलर रिलैक्सेशन मिलेगी और आपकी स्पाइन जो है ऊपर से नीचे तक काफ़ी स्ट्रेट होगी।
इसमें दोनों हाथों को शोल्डर्स पे लगाकर श्वास भरते हुए शोल्डर्स को रेज करेंगे। श्वास को थोड़ी देर रोकिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे लौटें। ये एक्सरसाइज आप ड्राइव करते समय भी कर सकते हैं, घर बैठे हैं टीवी देख रहे हैं उस समय भी कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे, इतनी सी मेहनत से आपकी स्पाइन और आपकी मांसपेशियां बहुत रिलैक्स होती हैं। इन आसनों के साथ यदि आप खाने पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, जैसे पिज्ज़ा के साथ पेप्सी ना लें या वायुवादी की चीज़ें कम खाएं, और साथ ही महानारायण या पंचकुंड जैसे तेल का थोड़ा सा लेप लगाकर या मसाज कर एक्सरसाइजेस को ढंग से फॉलो करें, तो आपका स्पॉन्डिलोसिस 15 से 20 दिनों में कंट्रोल से आ सकता है। और साथ ही अभी हमारे साथ एक कॉलर लाइन पे मौजूद हैं, प्रज्ञा आप्रवा से। जी प्रज्ञा। तो मैम, हेलो डॉक्टर, आई एम फ्रॉम प्रज्ञा। मैं एक स्टूडेंट हूँ और 1.5 साल से मेरे यही स्पॉन्डिलाइटिस वाला पेन हो रहा है। तो पहले तो ये सिर्फ केवल गर्दन में था, अब मेरे को जो है लेफ्ट हैंड में, पूरे हैंड में दर्द फील होता है, और जो है बैक पेन भी होता है, और सर लेफ्ट लेग में भी होता है, और कभी कभी दर्द जो है बहुत बढ़ जाता है। प्रज्ञा जी, ये जो पेन है, ये आपने सिम्टम्स बताए, ये बिल्कुल स्पॉन्डिलाइटिस के हैं, और स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से ही ये आपको हाथ में भी दर्द जा रहा है और बैक में भी पेन हो रहा है। इसके लिए आपको अपने कुछ जांच करानी होंगी, कुछ एक्सरेज कराने होंगे, और अपने शहर में ही कोई जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर, उनसे चेकअप कराना होगा। और उसके बाद अगर ये कोई ऐसा बीमारी नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है या कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो माइल्ड डिस्क वाले चेंजेस होंगे आपके स्पाइन में, जो कि एक्सरसाइज से और फिजियोथेरेपी से ठीक किए जा सकते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, एक छोटे से ब्रेक के बाद भी चलती रहेगी जिंदगी लाइव। आप देख रहे हैं डॉक्टर 7 और हमारी चर्चा जारी है डॉक्टर तोमर से, जो हमें बता रहे हैं स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। साथ ही हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं बैजनाथ जी वेस्ट बंगाल से। जी बताएं। डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ को वो कमर में, पीठ में और वो हाथ में जो सिम्टम आपने अभी बताया, वो सारा सिम्टम है। और पैर जो ज्यादा देर खड़ी रहती हैं तो उनका पैर जो है फूल जाता है, और एड़ी भी फूल जाता है, और एड़ी में बहुत काफी दर्द रहता है। अच्छा। तो अभी सर उसको दिक्कत ये है कि अभी हम लोग एक और सिम्टम देख रहे हैं 2-3 साल से, कि चमड़े पर, चेहरे पर जो शरीर का खुला अंग है, वहाँ काले काले धब्बे नजर आ रहे हैं। अच्छा। तो क्या इसका ऐसा होता है कि स्पॉन्डिलाइटिस बाद में पुराना हो जाने के बाद उसका चमड़े के ऊपर में काला धब्बा आ सकता है क्या? बैजनाथ जी, ये जो आपने सिम्टम्स बताए हैं, ये स्पॉन्डिलाइटिस के नहीं हैं। स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से फेस पे कोई निशान नहीं आ सकते हैं, और पैरों में या एड़ियों में या टखने में कहीं स्वेलिंग भी नहीं आ सकती है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कोई ऐसी बीमारी हो, कोई गठिया की बीमारी हो, जिसकी वजह से ये सूजन आई हुई हो और ये निशान भी आए हुए हों, और उसकी वजह से उस बीमारी से स्पाइन में पेन भी हो सकता है, मतलब स्पॉन्डिलाइटिस जैसे लक्षण आ सकते हैं। लेकिन ये कोई और ही वजह है जिसकी डायग्नोसिस करने के लिए किसी आप जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट से आपको कंसल्ट करना होगा, और इसका कारण जानने के बाद ही इसका इलाज किया जा सकता है। स्पॉन्डिलाइटिस में आज की चर्चा का विषय है, डॉक्टर 7 में आज की चर्चा का विषय है स्पॉन्डिलाइटिस, और इसमें खाना कैसे पीछे रह सकता है। तो स्पॉन्डिलाइटिस के रोगियों के लिए खान पान में क्या एहतियात रखनी चाहिए, आइए देखते हैं। देखिए, अस्थमा में अगर खाना प्रॉपर ना खाया गया और पेशेंट पूरी तरह से सफ़र कर रहा है, तो उस केस में बीमारी के प्रोलॉन्ग होने के चांसेस हैं और मैल नरिशमेंट के भी चांसेस हो सकते हैं।
देखिए, अस्थमा में ख़ास तौर पे एंटीऑक्सीडेंट्स का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स में विटामिन ई, विटामिन सी, सेलेनियम, इस तरह की चीज़ें आती हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, कलर्ड फ्रूट्स हो गए और खट्टे फल हो गए, इस तरह की चीज़ें बहुत बढ़िया रहेंगी। उसके साथ साथ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रोटीन के सोर्सेज लेते रहना ज़रूरी है, जिसमें दालें या डबल टोन मिल्क, इस तरह की चीज़ें बढ़िया रहेंगी। देखिए, अस्थमा में ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि ये नहीं खाना चाहिए। अस्थमा में वही सब कुछ नहीं खाना चाहिए जो कि किसी भी इंडिविजुअल के लिए ठीक नहीं रहेगा। जंक फूड, इरेगुलर ईटिंग पैटर्न, जब तब खाना, कभी नहीं खाना, या तबीयत बहुत ख़राब हो गई है तो खाना बुरी तरह से छोड़ देना ठीक नहीं रहेगा। कई मिथ्स भी हैं जो कि हमारे साइंस के हिसाब से, कई लोग ठंडा गरम बहुत कहते हैं, दही नहीं, चावल नहीं, तो हमारे साइंस के हिसाब से इन चीज़ों को मना नहीं किया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप पौष्टिक भोजन खाएं, जंक फूड ना खाएं, खाने पीने के टाइम में डिफरेंस ना करें, और अगर ज़्यादा पेशेंट बीमार होता है तो कई बार खाना पीना छोड़ देता है, ये कतई ना करें। खाने के समय का ध्यान रखें। कुछ फैट्स को ध्यान ना रखें, क्योंकि अगर फैट्स या मिथ्स जो होते हैं कि ठंडा गरम या दही नहीं, चावल नहीं, वो हमारे साइंस के हिसाब से कोई उसका लॉजिक नहीं है। डॉक्टर तोमर, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, हमें स्पॉन्डिलाइटिस से जुड़ी इतनी सारी जानकारी बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर 7 से मुलाकात का सिलसिला कल भी जारी रहेगा शाम 5:30 बजे। फिलहाल मैं लेती हूँ इजाजत, चलती रहेगी जिंदगी लाइव।